हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ ब्रह्मानंद बेरवा। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउसिंग सिस्टम फॉर डेयरी कैटल्स। और ये जो टॉपिक है, एक प्रकार से हम जब भी डेयरी फार्म बिजनेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा निकल के आता है कि जो हम डेयरी फार्म डेवलप कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का हमारे पास होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, किस किस प्रकार के एनिमल्स हमें वहाँ पे रखना चाहिए। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि आप कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट हमें है कि व्हाट इज हाउसिंग सिस्टम, नेक्स्ट इज व्हाई नीड हाउसिंग सिस्टम फॉर डेयरी कैटल्स एंड ऑब्जेक्टिव, लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन फॉर डेयरी कैटल्स, एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाउसिंग सिस्टम, एंड नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेयरी बिल्डिंग। तो यहाँ पर कि हाउसिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव्स के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकेशन साइट सिलेक्शन फॉर डेयरी कैटल्स। जो भी हम डेयरी कैटल्स के लिए जो भी डेयरी फार्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक किस जगह पर हमें लगाना चाहिए ताकि उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। टाइप ऑफ हाउसिंग सिस्टम, वैसे टाइप्स में बहुत सारे हाउसिंग सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें किस प्रकार का जो है कि एक साइंटिफिक हाउसिंग सिस्टम हमें चूज करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेयरी बिल्डिंग्स, और डेयरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। फर्स्ट कि जो भी हमारा जो डेयरी फार्म होगा उसके अंदर हमें क्या क्या पोर्शन वहाँ पर होना चाहिए, जनरल से पॉइंट्स यहाँ पर। तो एक तो होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेयरी फार्म जो होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेयरी फार्म बिल्डिंग, और जहाँ पर हम डेयरी फार्म बिल्डिंग बना रहे हैं और उसके साथ ही साथ में अदर पैलेसेज भी हैं उसमें अंदर ऐड होने चाहिए। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉडर प्लॉट्स एंड पास्चर प्लॉट, ताकि जो भी पशुओं के लिए आवश्यक चारा हैं या फीड हैं या ग्रीन फॉडर्स हैं वो यहाँ से हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ से हम ड्राई फॉडर भी यहाँ पे हम उगा सकते हैं और ग्रीन फॉडर भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ताकि पशुओं के लिए जो आवश्यक जो फीड है वो हम यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर हम बाहर से अगर फीड जैसे लेते हैं तो वो एक कॉस्टली फीड हमारे पास हो जाता है, और यदि हम खुद ही ग्रो करते हैं और खुद इसको तैयार करते हैं तो वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट प्लॉट दे रखा है यहाँ पर कि पास्चर प्लॉट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि चारागाह का स्थान है, जहाँ पर देखिए आपके एनिमल्स हैं तो खुले मौसम के अंदर या फिर एक नेचुरल एनवायरनमेंट उनको हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में एनिमल्स को हम पास्चर पैलेस के अंदर भी छोड़ सकते हैं। दूसरा में कि जब भी हम डेयरी फार्मिंग का हम जो भी नक्शा तैयार कर रहे हैं, जो भी लोकेशन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें दिशाओं के बारे में ज़रूर जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है मैंने ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, तो इस प्रकार को इसको हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें आपका जो लेआउट है वो हमें तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि इमेज ऑफ डेवलप्ड डेयरी फार्म। जैसे डेयरी फार्म तो हमने बहुत से देख भी रखे हैं कि और देखे भी होंगे, लेकिन एक डेवलप्ड डेयरी फार्म किस प्रकार का होना चाहिए और वहाँ पर पशुओं के लिए किस किस प्रकार की फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि फर्स्ट में इस साइड के अंदर इनका जितना भी फीडिंग मैनेजमेंट है, फीडिंग के लिए जैसे कि चाफ कटर रूम है, फीड स्टोरेज रूम है, या अदर फीड से रिलेटेड हैं, गोडावन है या ग्रेन गोडावन है या मिसलेनियस अदर गोडावन है, तो वो सब एक साइड के अंदर हम रखेंगे। इसके बाद में जो बैक पोर्शन हम देख पा रहे हैं, तो बैक पोर्शन के अंदर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइफर्स हैं, काउज पेन हैं, ड्राई काउज हैं और काउज पेन हैं। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही डिफरेंट यहाँ पर शेड यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हाइपर्स उन्हें कहते हैं, मतलब एक प्रकार से यंग है जिनकी एज 2 से 3 ईयर के समथिंग है, और या फिर उनका जो बॉडी वेट है लगभग 300 किलोग्राम बॉडी वेट है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर उसका शेड हमें तैयार करना होता है। सेकेंड, जो काफ जो होते हैं, बछड़े जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक अलग से ही शेड तैयार किया जाता है। यहाँ पर भी काफ के अंदर भी मेल और फीमेल
जब तक बछड़े की जो एज होती है 6 महीने से की समथिंग होती है, तब तक हम उनको मिक्स में रखते हैं, मेल और फीमेल दोनों को एक साथ रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी एज 6 मंथ क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद में मेल को और फीमेल को दोनों को अलग अलग रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये होता है कि एक जो हाउस हम बना रहे हैं बछड़ों के लिए, उसके अंदर हम मैक्सिमम 10 काफ 10 बछड़े एक साथ में हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा को हमें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपके ड्राई काउज। ड्राई काउज से मतलब है कि ऐसे काउज जो कि प्रेग्नेंट भी नहीं है और वो मिल्क दूध भी नहीं दे रही है, तो उन काउज को हम कहेंगे ड्राई काउज। तो उनके लिए यहाँ पर एक अलग से सेपरेट हमें हाउस या शेड हमें तैयार करना होता है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर भी सेम है ड्राई काउज, और इसके बाद में आता है आपका मेल बछड़े। जितने भी मेल बछड़े होते हैं उन सबको रखने के लिए एक शेड बनाएंगे। सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा कि हम इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 बछड़े को हम यहाँ पे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बछड़ों को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि बुल के लिए, मेल बुल के लिए, तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर ब्रीडिंग बुल भी हो सकता है, और दूसरे जो बुल्स हैं जो हम ब्रीडिंग के लिए नए लेकर के हम ट्रांसपोर्ट में या अदर वर्क में यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर एक शेड बना देते हैं और एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है ताकि उनको पूर्ण रूप से सुविधाएं प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हम उसी रो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका पेडॉक्स, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पशु जो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो बछड़े हैं या फिर उनको घुमाना है, तो उनको वहाँ पर हम छोड़ सकते हैं ताकि वो खुले जो स्थान है उसके अंदर आराम से वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेटेनरी डिस्पेंसरी। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास में एक अच्छा डेवलप्ड डेयरी फार्म है और वहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ एनिमल्स 100 है, तो वहाँ पर आपको एक डिस्पेंसरी फैसिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज होती है या कोई भी संभावना होती है, कोई भी अस्वस्थ पशु है, तो उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके और वहीं पर उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, ताकि हमें फ्यूचर में होने वाले एक बहुत बड़े नुकसान से हम पशुओं को बचा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि ब्लॉक शेड और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स से मतलब ये है कि यहाँ पर डेयरी फार्म पर और आपके साथ में डेयरी फार्म के साथ साथ में आप यहाँ पर एक आपके पास फॉडर प्लॉट्स भी हैं, पास्चर प्लॉट्स भी हैं, या फिर एग्रीकल्चर लैंड भी है, वहाँ पर आप खेती भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन सभी इक्विपमेंट, ट्रैक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, कल्टीवेटर हो सकता है, चाप कटर हो सकता है, थ्रेशर हो सकता है, तो इन सब को एक सेपरेट जगह पर रखने के लिए एक अलग से हाउस या शेड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बीच में जो पोर्शन दे रखा है इस पर देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं हम। ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारा। तो यहाँ पर 2 सिस्टम फॉलो कर रखे हैं, एक तो टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम और फेस टू फेस हाउसिंग सिस्टम, और यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं को रखते हैं, उन्हीं काउज को रखा जाएगा जो मिल्क काउ है या दूध देने वाली पशु हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि एक तो यहाँ पर एक शेड बना हुआ है 50 काउज के लिए, और यहाँ पर एक शेड बना हुआ है 50 काउज के लिए। 50-50 गायों के लिए यहाँ पर 2 शेड बने हुए हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ दूध देने वाली गायों को ही रखते हैं। और यहाँ पर दे रखा है टेल टू टेल, यहाँ पर फॉर्मेट फॉलो कर रखा है टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम। टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम के अंदर मतलब ये होता है कि उनका जो माउथ पोर्शन होता है वो अपोजिट साइड के अंदर होता है, और एक साइंटिफिक मेथड भी है। इन्हीं के पास में देखो यहाँ पर एक मिल्क यूटेंसिल्स रूम बना हुआ है, और साथ में आता है यहाँ पर कि सकलिंग कप्स। तो यहाँ पर यूटेंसिल्स जो भी इक्विपमेंट, जो भी बर्तन हैं वो जो काम में आ रहे हैं उनको रखने के लिए यहाँ पर एक अलग से रूम बना रहता है, ताकि वहाँ पर जैसे ही आपका काम होता है या मिल्किंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट है, जो भी बर्तन है, यूटेंसिल्स आपने यूज किया, यूज करने के बाद उसको फिर वहीं से उसको सेपरेट जगह पर हम रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सकलिंग काउ से मतलब है कि जो बछड़े माँ का दूध पी रहे हैं, ऐसे बछड़े जो माँ का दूध पी रहे हैं, उनको भी इन एनिमल शेड के पास ही इनका एक शेड तैयार कर दिया जाता है, ताकि उनको उनके पास ही रखा जाता है। इसके बाद में
सेकंड पोर्शन पे हम आते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया आपका एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन, और सेकंड आता है आपका डेयरी साइंस का। एनिमल हस्बेंड्री और यहाँ आता है आपका डेयरी साइंस। अब इसमें डिफरेंस ये है कि एनिमल हस्बेंड्री में जब से बछड़ा पैदा होता है और पैदा होने से लेकर जब तक उसका प्रोडक्शन आता है तब तक लेकर उसका जो भी मैनेजमेंट होगा, केयरिंग होगी, किसी प्रकार में फीडिंग वगैरह है या न्यूट्रिशन वगैरह है, तो वो तो आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वो फीमेल काफ है, आफ्टर 3 ईयर जब वो मिल्किंग में आती हैं तो फिर उसका जो मिल्क के जो उसका एक प्रोसेसिंग के अंदर जाता है, फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका डेयरी साइंस, जिसके अंदर के फर्स्ट में होता है कि मिल्क रिसीविंग रूम। मिल्क रिसीविंग रूम जैसे आपका यहाँ से शेड्स के अंदर से मिल्क था और मिल्क को लेकर के हम आए और उसको हम प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं मार्केट के लिए, तो हम तैयार करेंगे उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आएंगे हम मिल्क रिसीविंग प्लेटफॉर्म पर उसको लेकर के आते हैं। मिल्क रिसीविंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर इसका बना दिया जाता है और यहाँ पर जितना भी मिल्क का कलेक्शन हो रहा है हमारे पास में उसको रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मिल्क यूटेंसिल्स। अब यहाँ पर जितने भी इधर डेयरी साइंस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट यूज में आ रहे हैं, जो एक्स्ट्राज हैं आपके पास में, तो उन एक्स्ट्राज इक्विपमेंट्स को रखने के लिए एक अलग से रूम में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पास्चुराइजर। पास्चुराइजेशन के लिए एक अलग यूनिट होती है, तो उसको मिल्क को क्या करते हैं, पास्चुराइज करते हैं ताकि उसके अंदर जो भी ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो डीएक्टिव हो जाए। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर मिल्क स्टोर रूम। जब आपको मिल्क हैं जो हमने इसको पास्चुराइज कर लिया है, पास्चुराइज करने के बाद में उस मिल्क को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे जब तक वो मार्केट में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर उसके लिए एक स्टोर रूम तैयार किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं मैनेजर रूम की। तो यहाँ पर एक मैनेजर रूम होता है जो भी डेयरी फार्म की देख रेख कर रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये एक ऐसी जगह पर रूम तैयार किया जाता है कि जहाँ से हम पूरा जितना भी जो अपना डेयरी फार्म है उसकी हम एक जगह पर बैठ करके या एक जगह से उसका पूरे का एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो वो कहलाएगा आपका मैनेजर रूम, और यहाँ पर उसके लिए बैठने की पूरी फैसिलिटी, एक तरह से हम कह सकते हैं मैनेजर ऑफिस कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैटल यार्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पर जितने भी पशु हमारे पास होते हैं उन सब पशुओं का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, इसके रजिस्टर होते हैं और लगभग कई प्रकार के रजिस्टर्ड यहाँ पे रखे जाते हैं, जिसके अंदर मिल्क रिकॉर्ड का हो सकता है, फीड रिकॉर्ड का हो सकता है, और भी अदर रजिस्टर्ड हैं, काफ का है, उनकी ब्रीडिंग का है, वो सब रजिस्टर यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि हमें अगर किसी भी पशु का एनालिसिस करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हम डायरेक्ट पशु के पास ना जा करके पहले हम जाएंगे कैटल यार्ड रिकॉर्ड रूम के अंदर, और वहाँ पर से हम देख लेंगे। जैसे हमें देखना है कि हमें किसी भी कोई पशु नंबर है 20 नंबर का पशु है, तो उसके बारे में अगर जानकारी लेना है कि उसका क्या रिकॉर्ड है, तो यहाँ से हम उसको रजिस्टर लेंगे और उसका रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। उसका मिल्किंग रिकॉर्ड है, उसकी एज क्या है, क्या नहीं है, कितनी बार उसने बछड़े को जन्म दिया है, वो सब उसका हम एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हम पशु का एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में आता है आपका डेयरी स्टोर। अब यहाँ पर जैसे कि डेयरी फार्म है आपका, और यहाँ पर कंप्लीट डेवलप्ड डेयरी फार्म है, तो यहाँ पर स्टोर भी आप खोल सकते हैं जहाँ पर कि आप जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड के अंदर, एक तो एंट्रेंस गेट पे और एग्जिट गेट पे, दोनों पर यहाँ पर स्टोर रूम यहाँ पर आप चला सकते हैं, ताकि यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन आपके पास हो रहा है उसकी पैकिंग करके और यहाँ पर भी आप उसे सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक दे रखा है यहाँ पर डेयरी ऑफिस, यहाँ पर जनरल ऑफिस, जो भी वर्कर वगैरह होते हैं उनके लिए ऑफिस यहाँ पर आप बना सकते हैं। और एक होता है कोल्ड स्टोर। तो लगभग एक कोल्ड स्टोर जो होता है लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। और ये कोल्ड स्टोर मतलब जितना भी हम डेयरी स्टोर के अंदर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है जिसके हम सेल करने जा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं और जैसे जैसे इसकी सप्लाई हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसका हम देखते हैं कि फ्रंट डेयरी फार्म जो भी है वो इस प्रकार का हमारे पास होना चाहिए कि बाहर से देखने पर वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो एक अच्छा डिजाइन के अंदर बना होना चाहिए ताकि बाहर से उसको देखने पर बहुत अच्छा प्रतीत हो, जिसके अंदर आप अच्छा गेट डिजाइन कर सकते हैं, अच्छी लॉन वगैरह यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं डिजाइन के अंदर।
नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेयरी फार्म या हाउसिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पर दे रखा है टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम सनबर्न, रेन एंड कोल्ड विंड्स ऑफ द इनक्लीमेंट्स वेदर। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि वैसे तो हम जनरली देख रहे हैं कि गाँव के अंदर भी, रूरल एरिया के अंदर भी लोग पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन एक पशुओं को कंप्लीट फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि एक हमारा जो नुकसान हमें उसको उठाना पड़ता है। तो उस नुकसान से हमें बचने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए और पशुओं का एक जो अच्छा हमें प्रोडक्शन जो मिल रहा है उसका कंप्लीट हमें उपयोग उसका हो सके, जिसके लिए हम एक डेयरी फार्म हम बनाते हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि अगर हम डेयरी फार्म के उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो पशु हम रख रहे हैं उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि गर्म हवाएं हैं, इंक्लीमेंट वेदर हैं, या फिर बरसात का मौसम है, या फिर ठंडी हवाएं हैं। तो इन सब से पशु को नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार की कोई भी डिजीज भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब से बचाने के लिए हमें उसको एक बेटर हाउसिंग सिस्टम उसको देना है। नेक्स्ट है कि टू प्रोवाइड क्लीन एंड कंफर्टेबल शेल्टर। पशुओं को एक साफ सुथरा आवास प्रदान करना। साफ सुथरा आवास प्रदान करने का उद्देश्य यह होता है कि जितना क्लीन हमारा फर्श होगा या क्लीन डेयरी फार्म होगा तो उनके अंदर डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडिंग बेटर अकोमोडेशन एट ए चीपर कॉस्ट। इसका भी हमें, जब भी हम कोई भी डेयरी फार्म या डेयरी बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं तो उसका हमें ध्यान होना चाहिए कि हम जो भी बिल्डिंग हम बना रहे हैं वो बिल्डिंग ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जितने हम पशु रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बैलेंस रहना चाहिए। जितना हो सके सस्ता बनाने की ट्राई करें और सस्ते में भी पशुओं के लिए एक बहुत अच्छा आवास स्थान हम प्रोवाइड करा सकें। टू प्रोटेक्ट एनिमल फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड थेफ्ट। अक्सर देखा गया है कि रूरल एरिया के अंदर पशुओं जो बाहर रहते हैं, जो कि एक प्रकार से जिसे हम बाड़ा सिस्टम कहते हैं या बाड़ सिस्टम हम कहते हैं, या फिर ओपन पेडॉक सिस्टम हम जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर पशुओं को रखा जाता है और कई बार जंगली जीव जंतु के माध्यम से पशुओं को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि किसान को एक नुकसान हो सकता है, या कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी नुकसान हो सकता है। तो अगर हम उसको एक हाउसिंग सिस्टम अगर प्रोवाइड करवा देते हैं तो उस कंडीशन में पशु को वाइल्ड एनिमल से, और दूसरा दे रखा है कि चोरी होने से पशु को हम बचा सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कई बार पशु चोरी हो जाते हैं। यदि आपके पास में एक अच्छा प्रोटेक्टिव हाउसिंग सिस्टम नहीं है, ओपन पेडॉक सिस्टम आपने फॉलो कर रखा है या ट्रेडिशनल सिस्टम आपने फॉलो कर रखा है, तो वहाँ पर पशुओं की चोरी होने की भी पूरी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है कि वाई डू दे नीड हाउस। अब यह है कि पशुओं को हाउस की क्या ज़रूरत है। अब इसमें पशुओं के लिए भी है, साथ ही साथ में अपना भी बेनिफिट है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि प्रोटेक्शन, पशुओं को सुरक्षा प्रदान करना। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि पशुओं को जो सुरक्षा हम दे रहे हैं, वाइल्ड एनिमल भी हो सकते हैं और थिप भी और चोर भी हो सकते हैं, साथ साथ में इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, आंधी है, तूफान है। इन सब से पशुओं को बचाने का एक यहाँ पर अपना उद्देश्य रहता है। दूसरा होता है कि हाइजीन। आजकल मार्केट में डिमांड है हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर एक हमें हाइजीनिक प्रोडक्ट हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि इजी मैनेजमेंट। यदि आपने पशुओं को सीक्वेंस में रख रखा है और आपने उसको डिवाइडेड कर रखा है, हमारे पास में मिल्क एनिमल्स अलग हैं, हाइपर्स अलग हैं, ड्राई काउज अलग हैं, काफ अलग है, काफ में भी मेल एंड फीमेल अलग अलग आपने डिवाइडेड कर रखे हैं, तो वहाँ पर उनका मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान रहता है। यदि आपके पास में आपके एनिमल्स अगर समूह के अंदर हैं, मान लीजिए आपके पास 100 एनिमल्स है और एक समूह के अंदर आप उनको रख रहे हैं, तो आपको अगर 20 नंबर काऊ को देखना है तो उसको सर्च करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका टाइम वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट हो जाए। यदि आपने कोई हाउसिंग सिस्टम फॉलो कर रखा है और आपको पता है कि इस नंबर तक के जो एनिमल्स हैं इस शेड के अंदर हैं और इस नंबर से एनिमल के हैं जो हैं वो अलग शेड के अंदर है, तो आप डायरेक्ट ही अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे और चेक करने के बाद में तुरंत शेड नंबर 2 पर या 1 पर जिसमें भी एनिमल होगा वहाँ पर आप जाकर उसका डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। उसके कोई भी मैनेजमेंट करना है, उसका डिजीज का है, हेल्थ का है, या फीडिंग का है, या फिर उसका न्यूट्रिशन का है,
जो भी कार्य हम करना है वहाँ पर उसको हम ईजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेटर मैनेजमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है कि कंफर्टेबिलिटी, मतलब पशु को जो हम आवास जो दे रहे हैं वो एक कंफर्टेबल होगा। बरसात का मौसम है, कीचड़ हो रहा है, यदि आपके पास हाउसिंग सिस्टम है तो एक शेड के अंदर है और एक बार जो फर्श है वो पक्का बना हुआ है, स्लोप के अंदर है, पानी वहाँ पे रुकेगा नहीं, तो वहाँ पर कीचड़ भी नहीं होगा। तो एक कंफर्टेबिलिटी पशु के लिए हमें प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज के अंदर एक पशु का यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर इजी वे में यहाँ पर पशु का एनालिसिस किया जा रहा है। इसकी सारी जानकारी आराम से यहाँ पर ली जा सकती है। नेक्स्ट है कि एडवांटेज ऑफ एडुकेट हाउसिंग सिस्टम, पर्याप्त पशुगृह के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एक जनरल सी बात है कि यदि आपके पशु को प्रॉपर फैसिलिटी आप दे रहे हैं और उसको एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर रख रहे हैं, अच्छा उसका फीडिंग मैनेजमेंट भी है और साथ अच्छा उसका न्यूट्रिशन बैलेंस भी है, सभी प्रकार की जो भी डिजीज उसको टाइम टू टाइम आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप उस पशु का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको आप बढ़ा सकते हैं और कई हद तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो कई बार देखने को मिलता है कि हम मिनिमम 10% तक इसका मिल्क का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं, फीडिंग शेड्यूल या फीडिंग जो चार्ट उसे चेंज करके। यदि पशु को प्रॉपर न्यूट्रिएंट हम दे रहे हैं तो जनरली उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर फीड है वो दे रहे हैं, तो जनरली उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट वाली बात होती है कि आपके पास जो लेबर हैं, जैसे वैसे तो कहा जाता है कि आपके पास 10 से 12 पशुओं के लिए एक लेबर पर्याप्त होती है, लेकिन अगर आपके पशु समूह में रह रहे हैं, उसके लिए आपने कोई भी हाउसिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन में उन 10 से 12 पशुओं को पालने के लिए एक लेबर 2 लेबर भी कम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर उन लेबरों का सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और हाउसिंग सिस्टम के अंदर लेबर को इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही शेड होता है, शेड के अंदर जितनी भी गंदगी है या जो भी साफ सफाई कर रहे हैं या उनके लिए फीड डालना है, जो भी कर रहे हैं वो एक ही जगह पर उनको करना है, और जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो उस डेयरी फार्म के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई है। तो वहाँ पर जो लेबर आपके पास हैं, जहाँ पर आपको 2 लेबर की आवश्यकता है, वहाँ पर एक लेबर ही आपका वहाँ पर काम कर देगी। बेटर हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड प्रॉपर डिजीज कंट्रोल, अब यहाँ पर अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट पशु के लिए कर रखा है तो उसकी जो हेल्थ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे पशुओं में डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, डिजीज नहीं होगी। नेक्स्ट है इसी के अंदर कि प्रॉपर डिजीज कंट्रोल, अगर डिजीज हो रही है, डिजीज किसी पशु के अंदर है या वो डिजीज से प्रभावित हैं, तो उस कंडीशन में आप उस पशु को जल्दी ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपने पशुओं को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रॉ सिस्टम के अंदर आपने उसको रख रखा है। यदि वो एक समूह के अंदर रह रहा है, ग्रुप के अंदर है, पेडॉग सिस्टम के अंदर रह रहा है, या फिर ट्रेडिशनल मेथड के अंदर उसको हम रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस पशु को बीमारियों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी अपने लिए एक प्लस पॉइंट है कि पशुओं को डिजीज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिजीज वाले पशुओं को, और उनका तुरंत हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बेटर केयर एंड सुपरविजन ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पर आपने जैसे कि टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम या फेस टू फेस हाउसिंग सिस्टम फॉलो कर रखा है, तो उस कंडीशन में आप एक जगह पर खड़े होकर के जितने भी रो के अंदर 50 एनिमल्स हैं उनका आप एक जगह पर खड़े होकर के एनालिसिस कर सकते हैं, उनका सुपरविजन कर सकते हैं, चाहे वो फेस टू फेस सिस्टम हो, चाहे वो टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम हो। लेकिन यदि आप एक समूह के अंदर पशु अगर हैं, तो वहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए कि हमारा 5 नंबर का जो एनिमल्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो पहले हमें वहाँ जाकर उस 5 नंबर एनिमल्स को ढूंढना होगा और समूह से बाहर लाना होगा। तो उसको ये है कि मतलब एक तरह से टास्क किया है कि आपके पास 100 एनिमल्स है, 100 में से 5वें नंबर के एनिमल को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास इस प्रकार से सीक्वेंस में एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ही जल्दी उस पशु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका जो भी सुपरविजन करना है वो हम सुपरविजन पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बेटर प्रॉपर एंड कंट्रोल फीडिंग ऑफ एनिमल्स,
तो यहाँ पर ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसका हम कंट्रोल और फीडिंग ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो खर्च हो रहा है वो फीडिंग पे होता है। एक बार आपने ऑक्सी सिस्टम डेवलप कर लिया, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि दूसरा जो खर्चा हमारा एक मेजर अमाउंट जिसे हम कह सकते हैं वो फीडिंग के ऊपर आता है। यदि आपके पास में 100 एनिमल हैं और आपने उनको डिवाइडेड नहीं कर रखा है तो आप सभी पशुओं का एक जैसा फीडिंग वहाँ पर कर रहे हैं। तो जिस पशु को जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है उस पशु को भी उस प्रकार के न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं, या फिर वो पशु भी उन न्यूट्रिशंस का यूज कर रहा है। जैसा कि मिल्क एनिमल हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए आप खल है, बाटा है, चूरा है, कैल्शियम है, ये सब आप फीड के साथ में दे रहे हैं। लेकिन दूसरा जो हाइपर हैं या फिर प्रेग्नेंट एनिमल हैं या काफ हैं या ड्राई एनिमल हैं, वो भी अगर उसी फीड का यूज कर रहे हैं तो एक तरह से हमारा नुकसान वहाँ पे हो रहा है। अगर हमने पशुओं को डिवाइडेड कर रखा है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जैसे मैंने इमेज के अंदर बताया तो आपको कि सबका अलग अलग शेड बना होता है, जैसे काफ हैं, हाइपर हैं, ड्राई काउज हैं, मिल्क काउ हैं, बुल हैं, जो जो कैटेगरी के एनिमल्स हैं, तो उनको एक हमारा एक फ्लो चार्ट होता है और फ्लो चार्ट हम एक फॉलो करते हैं, जिसके अंदर ड्राई काउ का अलग फ्लो चार्ट होगा और फीड चार्ट होगा, और मिल्क एनिमल्स का अलग फीड चार्ट होगा, काफ के लिए अलग चार्ट होगा, और क्या नाम से हाइपर्स के लिए अलग अलग चार्ट होंगे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो उस कैटेगरी का, जिस कैटेगरी का एनिमल है उस कैटेगरी के एनिमल को उसी के अनुसार वहाँ पर फीड दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक फीड पर जो एक्स्ट्रा जो खर्चे हमारे हो रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है कि फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ डेयरी फार्म बिल्डिंग। इम्पोर्टेंट है, जब भी हम कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें वहाँ के लोकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। जब तक हम उस जगह के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं ले लेते हैं तब तक हमें ऐसे स्थान पर डेयरी फार्म नहीं खोलना चाहिए या फिर उस जगह का चुनाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि सॉइल, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सॉइल। सॉइल के अंदर भी 3 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वैरायटी है, टाइप्स हैं और कंडीशन है। वैरायटी से मतलब है कि जो भी आपके पास सॉइल है, सैंडी लॉम, ये एक उपजाऊ भी होती है। सैंडी लॉम जो सॉइल होती है उपजाऊ भी होती है, साथ ही साथ जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वहाँ पर मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को अवशोषित कर लेती है, तो वहाँ पर कीचड़ होने की संभावना नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सॉइल होगी वो हमारी सैंडी लॉम होना चाहिए जहाँ पर भी हम डेयरी फार्म बनाने जा रहे हैं। दूसरा है कि प्रोडक्टिव, उत्पादक होना चाहिए, उसकी उर्वरक क्षमता भी अच्छी होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर पशुओं के लिए अगर कोई भी फोडर हम डेवलप कर रहे हैं या फोडर हम लगा रहे हैं, कोई भी फसल ले रहे हैं, तो वो फसल भी वहाँ पर अच्छे से ग्रो हो सके और उसका अच्छा प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है कंडीशन। सॉइल कि वहाँ का जो कंडीशन है, एनवायरमेंट कंडीशन है, वो मीडियम होना चाहिए और सॉइल की कंडीशन भी मीडियम होना चाहिए, जिसमें ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखापन उसके अंदर होना चाहिए। ये जो सॉइल वाला जो मैटर है हम उस कंडीशन के अंदर देखेंगे। यदि आप जो भी आपका डेयरी फार्म खोल रहे हैं और वहाँ पे पशुपालन के साथ साथ में आप खेती भी करना चाह रहे हैं या पशुओं के लिए वहाँ पर आप फीड भी ग्रो करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में हम ये वाला पॉइंट देखेंगे। लेकिन पशु का जो आवास जहाँ पर आप बना रहे हैं उसके लिए सैंडी लॉम सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी है और आप वहाँ पर फसल नहीं लेना चाह रहे हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं लेना चाह रहे हैं, फिर आप बाहर से खरीद कर ही पशु या डेयरी फार्म चलाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर कंक्रीट, सिल्ट, कले वगैरह का मिक्सर तैयार करके वहाँ पर बिछा सकते हैं। नेक्स्ट है फूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फूड से मतलब है कि एनिमल्स के लिए फीड, जैसे ड्राई फीड है, ग्रीन ड्राई फोडर है, ग्रीन फोडर है, या कोई भी उनके लिए दिए जाने वाले सीड या दाने हो सकते हैं, गेहूँ हो सकते हैं, मतलब जो भी राशन के अंदर यूज होने वाली जो भी सामग्री है वो उस एरिया के अंदर इजीली और सस्ती अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल तो हर जगह पर हो जाती है, लेकिन वो
सस्ती भी होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नहीं कि हमारे पास जो डेयरी फार्म है सिटी से 60-70 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर हमें फीड लेने के लिए भी या न्यूट्रिशन लेने के लिए भी सिटी के अंदर जाना पड़ रहा है, या फिर और वहाँ से आने जाना का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम लोकेशन का सिलेक्शन या चुनाव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है टोपोग्राफी, जो भी धरातल है वो समतल होना चाहिए ताकि वहाँ पर एक्स्ट्रा वहाँ पे खर्च करना नहीं पड़े। प्लेन होना चाहिए और ढलानदार होना चाहिए हल्का, ताकि वहाँ पर पानी रुके नहीं। जब बरसात हो रहा है तो बरसात का पानी उस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर पानी रुक रहा है तो वहाँ पर कीचड़ होगा, कई तरह के बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर उत्पन्न होंगे और वो पशुओं के अंदर रोग या बीमारियाँ फैलाने का कार्य कर सकते हैं। सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ आपका पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरी तरफ में आप अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो फार्म है, ये जो पहाड़ हैं, और जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है तो पता चले कि दिन के 12 से 1 बजे तक यहाँ पर सनलाइट प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो ऐसी जगह का हमें सिलेक्शन नहीं करना है जहाँ पर सूर्य का प्रॉपर या पर्याप्त प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा हो। नेक्स्ट है मार्केट। यदि हमारे पास में सभी फैसिलिटीज़ हमारे पास में बेटर हैं, बहुत अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास में मार्केट फैसिलिटी नहीं है, तो अपना जो बिजनेस सेटअप जो भी हम कर रहे हैं, जो भी डेयरी फार्म, जो भी हमारा जो उद्देश्य है, वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास में बिल्कुल ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है, मार्केट जो फैसिलिटी है वो पास में होना चाहिए जितना हो सके। इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, 50-60-100 किलोमीटर है और वहाँ से आना जाना मार्केट में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मार्केट से मतलब है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्शन है, अगर आपका डेयरी प्लांट भी है तो प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनेंगे, और डेयरी फार्म है तो प्रोडक्शन जो हमारे पास होगा उसको लाने के लिए ही ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो हमें मार्केट भी पास में होना चाहिए और मार्केट के अंदर डिमांड भी होना चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट है लेकिन वहाँ पर डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो भी हमारे पास जो भी प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट हैं उनकी प्रॉपर जो एक रेट हमें मिलना चाहिए, वो रेट नहीं मिल पाएगी, प्राइस अच्छी नहीं मिल पाएगी और वहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी से मतलब है कि एक मजबूत हमारा हाउस होना चाहिए, टिकाऊपन उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने डेयरी फार्म हमने स्टार्ट किया है और वो कुछ ही साल बाद में 5 ईयर के बाद में अगर वो गिर जा रहा है, डैमेज हो रहा है, उसके अंदर रिपेयर की डिमांड पड़ रही है, तो ऐसा हमें हाउस नहीं बनाना है, ऐसा डेयरी फार्म में नहीं बनाना है। एक अच्छा टिकाऊपन और मजबूत सिस्टम हमें डेवलप करना होगा ताकि उसके अंदर लंबे समय तक कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे करने की आवश्यकता न हो। नेक्स्ट है लेबर। लेबर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर होता है कि लेबर परिश्रमी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, और जहाँ पर आप डेयरी फार्म डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर इजीली अवेलेबल होना चाहिए। यदि आपके पास में लेबर है और ईमानदार नहीं है तो भी हम सक्सेस डेयरी फार्म नहीं चला सकते हैं। दूसरा, ऐसे क्षेत्र के अंदर आपने डेयरी फार्म डेवलप किया है जहाँ पर लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पशुओं का जो कार्य है वो लेबर देख करके स्टार्ट नहीं होता है, पशुओं का कार्य निरंतर स्टार्ट रहता है। या फिर हम स्वयं को भी इसके अंदर कम्प्लीटली होना चाहिए कि यदि लेबर अवेलेबल नहीं है तो हम स्वयं भी पशुओं के लिए जो भी कार्य हैं वो हम कर सकते हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे फीडिंग का हो, चाहे मिल्किंग का हो। ईमानदार लेबर का जो कहा है मैंने वो इसलिए होना चाहिए कि आप मिल्किंग जो कर रहे हैं वो लेबर ही कर रहे हैं। अगर आप मशीन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आपके पास कम है, या फिर मिल्किंग का जो कार्य है वो कम पशुओं के अंदर हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक ईमानदार लेबर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेयरी फार्म पर जो भी सामग्री है वो सब की देख रेख की लेबर के माध्यम से की जाती है। यदि आप एक लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो सिचुएशन अलग हो जाती है, लेकिन आप 10, 20 या 25 एनिमल्स स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लेबर के ही
हिसाब से वहाँ पर लेबर रखते हैं, और लेबर ऐसी रखते हैं जो कि उसका मैनेजमेंट भी देख सके और पशुओं का जो कार्य हैं उनको भी वो पूरा कर सके। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल से मतलब ये है कि जहाँ पर आपका डेयरी फार्म है उस क्षेत्र के अंदर लेबर ईजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास लेबर हैं, कोई लेबर कार्य कर रही है और कुछ समय बाद में अगर वो छोड़ के चली जाती हैं तो उसके जस्ट बाद ही आपको लेबर की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर तुरंत प्रभाव से लेबर हमें मिल जाना चाहिए, सस्ती मिलना चाहिए। अगर आप सिटी के पास में या सिटी के अंदर अपना डेयरी फार्म डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें सस्ती लेबर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा, अगर रूरल एरिया के हम जाते हैं, सिटी से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और वहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं लेबर तो यहाँ की अपेक्षा वो थोड़ी सस्ते में प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से मतलब है कि जहाँ पर हमारा जो डेयरी फार्म हमने डेवलप कर रखा है वो डेयरी फार्म ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए, और डिस्टेंस पे अगर हैं तो भी वहाँ पर आने जाने के साधन वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर कोई भी ट्रक है या कोई भी व्हीकल है, कोई भी वाहन है वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपका जो भी प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट हैं उसको आप मार्केट पहुँचा सके। वहाँ पर सड़क होना चाहिए ताकि कोई भी प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुँचाने के अंदर किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है कि गर्मी के मौसम के अंदर हम मिल्क को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं जब तक वो पास्चराइज नहीं हो जाता है। यदि सिर्फ आप डेयरी फार्म ही चला रहे हैं तो उस कंडीशन में, यदि डेयरी प्लांट भी अगर आपके पास में तो फिर उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप पास्चराइज करके और कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद भी आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में प्लांट नहीं है, डेयरी प्लांट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें जैसे ही मिल्क हमें प्राप्त होता है, जैसे हम मिल्किंग कर लेते हैं उसके बाद में उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में उसे पहुंचा देते हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट में जब भी हम उसको पहुंचाते हैं तो उसकी पूरी फैसिलिटी हमारे पास में होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है सराउंडिंग एरिया। वहाँ का जो आसपास का जो क्षेत्र है बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए कि वहाँ पर मतलब पशुओं को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि जंगली जीव जंतु वगैरह हैं या चोर वगैरह हैं, तो उनसे पशुओं की सुरक्षा हो सके। मतलब ऐसे एरिया के अंदर हमें डेवलप करना है जहाँ पर पशु को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, पशुओं का नुकसान ना हो। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। जहाँ पर भी हम अपना डेयरी फार्म जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर बिजली की प्रॉपर फैसिलिटी होना आवश्यक है। बिजली होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ताकि वहाँ पर क्योंकि हम एक डेवलप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के ऐसे इक्विपमेंट होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। और इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन वगैरह हैं या वॉइस पॉल्यूशन हैं या फिर अदर पॉल्यूशंस हैं वो उससे हम बच सकते हैं। जनरेटर या इंजन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर एयर पॉल्यूशन वगैरह होने की या फिर ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना रहती है, जिससे कि पशुओं के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। टाइप ऑफ बार्न। अब हाउसिंग सिस्टम के प्रकार, अब यहाँ पर एक तो होता है प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर, एक होता है ओपन है सिस्टम। तो ओपन सिस्टम जो कि हम देख पा रहे हैं या जनरली हम देखते हैं गांव के अंदर की एक ओपन पैलेस होता है या फिर उसको बाहर से बाउंड्री या हल्की बाउंड्री कर दी जाती है, बाड़ लगा दी जाती है और उसके अंदर छाँव के लिए या तो एक सिंगल टीन वाला जो शेड है वो बना दिया जाता है या फिर वहाँ पर प्लांट लगा दिए जाते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि यहाँ पर एक छाया के लिए स्थान बना रखा है और ये पूरा जो है ओपन एरिया है और यहाँ पर इसके लिए एक बाउंड्री बना रखी है। तो यहाँ पर पशु के लिए हम एक प्रॉपर जो फैसिलिटीज हैं वो हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है कि आउटडोर सिस्टम और एक होता है ओपन पेडॉक। आउटडोर के अंदर इस प्रकार का हम सेटअप फॉलो करते हैं और एक होता है ओपन पेडॉक जिसके अंदर चारों तरफ से वो ओपन रहता है और वहाँ पर उसको पशुओं को रख दिया जाता है। जैसा कि हम गांव के अंदर देख सकते हैं कि एक बड़ा टाइप का होता है और वहाँ पर पशुओं को एक साथ रखा जाता है, या तो उनको खुले में छोड़ दिया जाता है खुला या फिर उनको बांध करके वहाँ पे रखा जाता है।
और वहाँ पे कम से कम फैसिलिटीज वहाँ पर पशुओं को दी जाती हैं। और सभी पशु एक ही समूह के अंदर रहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो मिल्क एनिमल हो, चाहे वो प्रेग्नेंट एनिमल हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो हाइपर हो या काफ हो, सभी को एक ही कैटेगरी के अंदर या एक ही जगह पर एक साथ रखा जाता है और फीडिंग भी एक साथ सभी को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और वहाँ पर हम फीडिंग मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं और इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं और इसमें कई प्रकार के, जैसे पशुओं को जो नुकसान हो रहा है, पशुओं का जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स इसके अंदर देखी गई हैं। इसी के बाद में आता है एनिमल शेड सिस्टम या हाउसिंग सिस्टम। यह आता है एक प्रोटेक्ट कंडीशन के अंदर। इसके अंदर भी 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डबल रो सिस्टम, डबल स्टोरी सिस्टम, डबल स्टोरी सिस्टम का मतलब ये है कि डबल स्टोर में इसको बना देना, फ्लोर वाइज डबल फ्लोर इसको कर दिया जाता है। नीचे का जो फ्लोर होगा, ये जो नीचे का जो फ्लोर है यहाँ पर एनिमल्स के लिए रखा जाएगा और जो ऊपर का जो फ्लोर होगा वो फीड के लिए और ये होगा एनिमल के लिए। तो नीचे का जो होगा उसके अंदर तो एनिमल्स हम रख सकते हैं और ऊपर वाले के अंदर हम फीड रख सकते हैं, या फिर ऊपर वाले जो एरिया है वहाँ पर हम काफ वगैरह को भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये डबल स्टोरी वाला यहाँ पर हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की पशुओं के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक प्रॉपर प्रकार से वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है और ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है। सेकेंड है राउंड बार सिस्टम। हालांकि जो राउंड बार सिस्टम है ये एक प्रकार से बिल्कुल गोल शेप के अंदर होता है और इसके अंदर चारों तरफ पशुओं को इसके अंदर रखा जाता है। इसके अंदर भी फेस टू फेस सिस्टम भी फॉलो हो सकता है और टेल टू टेल सिस्टम भी फॉलो हो सकता है। ये जो है कि एक सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके अंदर कई प्रकार के डिमेरिट्स हैं। जैसे कि अगर पशुओं को अगर इस शेप के अंदर रखा हुआ है तो पशुओं को जैसे कि चारा डालना है, किसी प्रकार का कोई फीड देना है, उसके लिए अंदर जाने के लिए इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दूसरा, इस साइड में अगर बांध रहे हैं तो इसकी जो दीवारें हैं वो दीवारें बहुत ज़्यादा इसमें गंदी हो जाती है, पशुओं को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। पशुओं का एनालिसिस करने के लिए आपको इस जो भी आपने शेड तैयार किया हुआ है, इस शेड के चारों तरफ आपको राउंड लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके भी कई प्रकार के डिमेरिट्स यहाँ पे देखे गए हैं। इसी प्रकार के हैं कि बेसमेंट हाउसिंग सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। बेसमेंट हाउसिंग सिस्टम मतलब जो सरफेस लेवल से नीचे जो शेड हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वो बनाई जाती है और उसके अंदर इन पशुओं को रखा जाता है, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं पशुओं के लिए अनकंफर्टेबल है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक तो पशुओं को प्रॉपर सनलाइट पशुओं को नहीं मिल पाती, और जब तक पशुओं को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पर कई प्रकार की डिजीज पशुओं के अंदर होने की संभावना रहती है और यहाँ का जो मॉइस्चर लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरा कि यहाँ पर इनका जो यूरिन वगैरह है, काऊ डंक वगैरह हैं, तो उन सब को साफ सफाई करने के अंदर भी दिक्कतें आती हैं। दूसरा, यहाँ पर प्रकाश के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि 24 आवर्स से आपको यहाँ पर जो भी ट्यूबलाइट है या बल्ब हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको हमें ऑन रखना होगा। उसके बाद ही यहाँ पर इनको प्रॉपर प्रकाश दिया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है और ये पशुओं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। सिंगल स्टोरेज हाउसिंग सिस्टम, एक होता है सिंगल स्टोरेज जो हम देख लिया है और डबल स्टोरेज में देखा है। सिंगल स्टोरेज हाउसिंग सिस्टम के अंदर भी 2 टाइप्स से इसको डिवाइडेड किया हुआ है। एक तो होता है सिंगल रो हाउसिंग सिस्टम और दूसरा होता है डबल रो हाउसिंग सिस्टम। सिंगल रो हाउसिंग सिस्टम हम तब फॉलो करते हैं जब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 10 हो, अप्रॉक्स 10 या इससे कम हो। यदि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 10 है या 10 से कम है तो उस कंडीशन में हम सिंगल रो हाउसिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में सिंगल शेड हम बना देते हैं और उसी के अंदर पशुओं को यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन नेक्स्ट है
डबल रो हाउसिंग सिस्टम। यहाँ पर डबल रो हाउसिंग सिस्टम जिसके अंदर कि इफ इट इज ग्रेटर देन 16 देन डबल रो सिस्टम इज प्रिफर्ड। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 16 हैं या 16 से ज़्यादा हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आपके पास में 16 हैं या 16 से ज़्यादा हैं, तो ही आप डबल रो हाउसिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। अगर इससे कम आपके पास में पशु हैं तो आप डबल रो हाउसिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा बेनिफिट हमारा नहीं होगा। इन डबल रो सिस्टम अप टू 50 एनिमल्स कैन बी मेंटेन्ड इन ए सिंगल रो। तो यहाँ पर हम जो एक हाउस जो हम तैयार करेंगे उसके अंदर हम या एक शेड जो होगा हमारा, उस शेड के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 50 एनिमल्स को हम मेंटेन कर सकते हैं। कि इससे ज़्यादा अगर हमारे पास में एनिमल हैं फिर हमें अलग से शेड बनाने की आवश्यकता होगी। मतलब एक शेड के अंदर हम डबल रो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 एनिमल्स वहाँ पर हम रख सकते हैं। यदि 50 से ज़्यादा हमारे पास एनिमल्स हैं तो फिर हमें वहाँ पर फिर से नया शेड बनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू शेड्स शुड बी ग्रेटर देन 30 फीट और इट शुड बी ट्वाइस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमारे पास जब हम दो शेड हम तैयार कर रहे हैं तो इनके बीच में लगभग 30 फीट की डिस्टेंस होना आवश्यक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जितनी हाइट है, मान लीजिए इसकी हाइट भी 30 फीट है तो इसकी जो डिस्टेंस है वो भी हम क्या रखेंगे, दूसरे शेड की डिस्टेंस 30 फीट रखेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही अगर कभी बाई चांस आपका शेड गिर जाता है, तेज हवा चल रही है, आंधी है, तूफान है, तो उस कंडीशन में दूसरा शेड उससे डैमेज ना हो। या फिर जैसे सनलाइट है, सनलाइट बढ़ रही है तो अगर उतनी डिस्टेंस पर अगर हम बना रहे हैं जितनी शेड की हाइट है तो सनलाइट प्रॉपर दूसरे शेड पर भी पहुंच जाएगी, उससे आपका सनलाइट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या विंड डायरेक्शन है, हवा का डायरेक्शन है, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत आवश्यक है ताकि प्रॉपर स्पेस के साथ में वहाँ पर हवा पहुँच सके और जो प्रॉपर जो वेंटिलेशन होना चाहिए पशुओं का वो प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर हो सके। डबल रो हाउसिंग सिस्टम फॉर केटल्स के अंदर दे रखा है यहाँ पर। फर्स्ट आता है टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम। ये एक साइंटिफिक हाउसिंग सिस्टम भी हम इसे कहते हैं और ये सबसे बेस्ट हाउसिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला हाउसिंग सिस्टम है। इसके डिमेरिट्स नहीं है, इसके डिसएडवांटेज नहीं है, सिर्फ एडवांटेज ही इसके देखे गए हैं। यहाँ पर टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम जैसा आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कि दोनों रो के अंदर यहाँ पर एनिमल्स रखे हुए हैं और इनके जो फेस है वो अपोजिट साइड में है। इन साइड के अंदर सिर्फ टेल पोर्शन है और अपोजिट साइड के अंदर इनके फेस यहाँ पर रखे जाते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, क्लीन एंड मिल्किंग ऑफ एनिमल्स इजी। इसको साफ करना बहुत ही आसान रहता है और साथ ही साथ में एनिमल्स को भी मैनेज करना इसके अंदर बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच का जो एरिया है दोनों ही तरफ के जो एनिमल्स होंगे उनकी जो भी यूरिन वगैरह है, जो भी गंदगी है वो एक साथ होगी, एक ही जगह पर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसको अगर हम साफ करना चाह रहे हैं तो एक ही साथ एक ही लेबर दोनों साइड के अंदर जितनी भी गंदगी है उनको साफ कर सकती है। या फिर कोई भी आप ऐसी मशीन यूज कर रहे हैं साफ सफाई के लिए तो भी वो एक ही बार में दोनों साइड के एनिमल्स की साफ सफाई आसानी से कर सकते हैं। सुपरविजन ऑफ मिल्किंग आल्सो इजी। जब मिल्किंग की जा रही है लेबर के द्वारा, अगर आप उसका सुपरविजन करना चाह रहे हैं, वहाँ पर निगरानी रखना चाह रहे हैं तो बहुत आसान रहता है, क्योंकि दोनों ही साइड के एनिमल्स की मिल्किंग इसी साइड से की जाएगी। अगर कोई भी जैसे यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख रहे हैं व्यक्ति खड़ा हुआ है तो ये एक जगह पर खड़ा होकर के दोनों साइड के अंदर जो भी एनिमल्स हैं, दोनों साइड के अंदर जो एनिमल्स हैं यदि उनकी मिल्किंग करेंगे तो एक ही जगह से देख करके उसका सुपरविजन कर सकता है एट ए मिल्किंग टाइम। लेस चांसेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फॉर एनिमल्स टू एनिमल्स। मतलब कोई भी डिजीज है उसका एक पशु से दूसरे पशु के अंदर यदि कोई रोग फैलने की जो संभावना होती है वो इसके अंदर बहुत कम है, या हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के जो फेस हैं वो आउटसाइड में है। जहाँ पर मान लीजिए आपका ये शेड है
तो इनका जो फेस होगा वो आउटसाइड में होगा। तो इसका जो भी मतलब श्वसन जो क्रिया हो रही है वो डायरेक्ट इसकी जो एयर है वो बाहर की ओर जा रही है और पशुओं को एक फ्रेश हवा यहाँ पर मिल पा रही है, ताज़ा हवा पशुओं को प्राप्त हो रही है। एनिमल्स कैन गेट मोर फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड। तो जब इनका जो फेस है वो बाहर की तरफ है तो ये आसानी से फ्रेश हवा या फ्रेश एयर ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम डेयरी शेड बनाते हैं तो इसकी दीवार की जो हाइट है वो लगभग 4 से 5 फीट रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो बाहर से ताकि इसको प्रॉपर वेंटिलेशन हो, सनलाइट भी प्राप्त हो सके और फ्रेश एयर पशुओं को प्राप्त हो सके। दिस सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस सिस्टम इज मोर लेबर फ्रेंडली सिस्टम। मतलब ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और किसी भी कार्य को करने में आसानी की होती है इस सिस्टम के अंदर, और ये बहुत ही फ्रेंडली सिस्टम है जिसको कि ज़्यादा पसंद किया जाता है या ज़्यादा इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक प्रकार से हम इमेज जो ड्रॉ कर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तो एक सेट टाइप का है जिसके अंदर आप मिडल वे और गटर, यहाँ पर इसका गटर है और ये मिड वे है, यहाँ पर ये फ्लोर है और यहाँ पर इसका जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मेंजर। मेंजर से मतलब है जो भी इसके लिए जो फीडिंग वगैरह के लिए जो डालते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जो जनरल लैंग्वेज के अंदर ठान जिसे हम कहते हैं या नांद जिसे हम कहते हैं या चारा डालने का स्थान, तो वो यहाँ पर रखा जाता है और इनके फेस इस साइड में होंगे और टेल पोर्शन होगा वो मिडल के अंदर होगा। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं, यहाँ पर एक लेआउट भी मैंने दे रखा है, यहाँ पे इस लेआउट के अंदर इसका डायमेंशंस भी दे रखा है। हमें जैसे कि कोई भी रास्ता है या फ्लोर है या फिर इसका जो गटर या नालियाँ हैं या मेंजर है, उसकी किस प्रकार से उसकी डायमेंशंस हम रखेंगे। फर्स्ट में आप देख सकते हैं फीडिंग एले 1.4 मीटर का है। फीडिंग टॉप यहाँ पर लगभग ये होता है 1.07 मीटर का होता है। इसके बाद में आता है इसका स्टैंडिंग फ्लोर, जहाँ पर पशु खड़े रहते हैं, वो लगभग होगा 1.5 मीटर का। सेंट्रल एले जो बीच का जो रास्ता होगा जिसमें दोनों साइड में अंदर यहाँ पर गटर भी बने होते हैं यहाँ पर, और ये गटर होगा आपका 0.6 मीटर का। जो नाली जो बनाई जाएगी वो 0.6 मीटर की होगी और इस नाली की जो गहराई होगी वो लगभग होगी 20 सेंटीमीटर। और इसका जो नाली का जो स्लोप होगा प्रति 3 मीटर पर 3 मीटर इस पे रखा जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का इसमें स्लोप रखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास नाली इस प्रकार की होना चाहिए ताकि उससे जो भी यूरिन है या जो भी मटेरियल है वो बह करके बाहर निकल जाए, वहाँ पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ पर स्मेल वगैरह उसके अंदर नहीं आया। तो ये होगा आपका मिडवे या सेंट्रल है, बीच का जो रास्ता होगा। उसके बाद में दोनों साइड में यहाँ पर और यहाँ पर नाली बनी हुई है ताकि इनकी जो गंदगी है वो बाहर निकले। सेम ये का यही पोर्शन नीचे की ओर होगा। यहाँ से इसको हम हाफ कर सकते हैं, इधर वाला तो एक हो गया आपका हाफ और नीचे वाला हो गया आपका हाफ पोर्शन। ये हो गया आपका टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं, उसका इमेज है और इसका डायमेंशन भी यहाँ पे दे रखा है मैंने आपको कि इसका फ्लोर 1.5 मीटर का होगा और फीडिंग एले जो होगा 1.4 मीटर का होगा, मिडल जो रास्ता होगा 1.8 मीटर का होगा और जो गटर या नाली है 0.6 मीटर की होगी। गटर की गहराई 20 सेंटीमीटर होगी, उसका स्लोप प्रति 3 मीटर 2.5 सेंटीमीटर का रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फेस टू फेस हाउसिंग सिस्टम। फेस टू फेस हाउसिंग सिस्टम में टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम का जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पशुओं के जो माउथ पार्ट हैं या माउथ पोर्शन है वो एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है। हम कह सकते हैं इस प्रकार से
और बीच में रास्ता भी होता है और यहाँ पर नांद भी रखी जाती है। तो इसके कई प्रकार के डिमेरिट्स भी हैं और फायदे भी हैं, लेकिन ये बहुत कम फॉलो किया जाता है। ज़्यादातर जो एक साइंटिफिक तरीके से हम बात करते हैं तो टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम ही है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाता है। यहाँ पर है कि गेटिंग एनिमल्स इनटू द शेड इजी, पशुओं को आसानी से शेड के अंदर एंट्रेंस दिया जा सकता है। इसके एडवांटेज के अंदर है फीडिंग ऑफ एनिमल्स आल्सो इजी, जब पशुओं को हम फीडिंग देते हैं तो ये इजी रहता है क्योंकि दोनों पशुओं का जो माउथ पोर्शन है वो एक दूसरे के आमने सामने है, तो एक ही बार में दोनों साइड के पशुओं को हम यहाँ पे फीडिंग दे सकते हैं। Disinfection of gutter will be more due to the direct fall of summary over the gutter, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो गटर्स हैं वो आउटसाइड में बने हुए हैं दीवार के बाहर, दीवार की साइड के अंदर, तो डायरेक्ट उन गटर्स के ऊपर या नालियों के ऊपर सूर्य के सीधा प्रकाश पड़ता है जिससे कि वो सूखी रहती हैं या फिर उनके अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरियल या फंगल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। एनिमल बेटर एग्जिबिटेड टू विजिटर्स, हालांकि इसके अंदर भी एनिमल्स का जो हम कह सकते हैं कि एनालिसिस जो है कि वो आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। मिल्किंग सुपरविजन इज डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारा जो मेन जो प्रोडक्शन जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका अगर हम सुपरविजन हम करने जा रहे हैं तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दोनों पशु का जो मिल्किंग जो पोर्शन या बेक पोर्शन है वो दोनों अलग अलग साइडों के अंदर है। तो अगर हम उसका सुपरविजन कर रहे हैं तो भी हमें दोनों साइड के अंदर ही जाना होगा, तभी जा करके हम उसका सुपरविजन कर सकते हैं। जबकि टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर एक ही जगह पर हम खड़े होकर के दोनों साइड के पशुओं की मिल्किंग जब हम कर रहे हैं तो उसका सुपरविजन हम कर पा रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर मोर, यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे पशुओं के अंदर जो डिजीज फैलने के जो चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इमेज के अंदर कि पशुओं के जो माउथ हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो पशुओं का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बाहर की तरफ ना होकर के अंदर ही है। अगर किसी भी पशु को कोई भी डिजीज है तो उसको फैलने के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत ही कम समय के अंदर वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर वो पहुँच जाएगी, जिससे कि एक बहुत भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। नॉट लेबर फ्रेंडली, या हम यूँ कह सकते हैं कि लेबर को इसके अंदर कार्य करने के अंदर बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोनों साइड में उसको जाना पड़ेगा उसकी साफ़ सफाई करने के लिए, उसका जो भी काव डंक है, यूरिन वगैरह है, नालियों को साफ़ करना है। दूसरा इसका ये होता है कि सबसे ज़्यादा दीवारें गंदी होती है। अब डेली के डेली दीवारों को साफ करना होगा और बहुत ही जल्दी दीवारों की पुताई करनी होगी। इसके लिए कई बार क्या होता है कि जो दीवारें होती है उनके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड शेप में बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दीवार है तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर होगा बिल्कुल राउंड शेप में बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी गंदगी है वो कॉर्नर के अंदर इकट्ठा ना हो सके। दीवारों के बीच में जो कॉर्नर्स हैं उनको भी यहाँ पर राउंड शेप के अंदर बनाया जाएगा, ताकि उन कॉर्नर्स के अंदर किसी प्रकार की गंदगी इकट्ठी ना हो सके और साफ सफाई करने में बहुत ही सुविधा रहती है। नेक्स्ट है कि टॉप व्यू ऑफ हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम। जैसे कि हमने टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम का देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम के अंदर देखो यहाँ पर डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पर गटर जो है बाहर की तरफ है, दोनों साइड के हम देख सकते हैं बाहर की तरफ है, और जबकि हमने उसके अंदर देखा था कि जो गटर था वो बीच में था, जो मिड एले था या बीच का जो रास्ता था उसके दोनों साइड के अंदर वहाँ पर गटर बना हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडिंग फ्लोर, जहाँ पर पशुओं को खड़ा रखा जाता है। इसके बाद में आएगा आपका फीडिंग मैंजर, जिसे हम नांद कहते हैं, जिसमें अंदर चारा रखा जाता है। सेम इसको यहाँ से दो भागों के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। सेम पोर्शन नीचे की तरफ होगा, सेम पोर्शन नीचे की तरफ होगा जितना कि ऊपर की तरफ दे रखा है। ये टोटल जिसके जो डायमेंशन की हम बात करते हैं तो लगभग ये होगा 7.74 मीटर। मिडल जो एले होगा 1.4 मीटर का होगा।
जबकि हम देख रहे थे कि टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम के अंदर 1.8 मीटर का था और यहाँ पर वो रिड्यूस होकर के 1.4 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जब भी बनाते हैं मिड एरिया को, तो यहाँ पर दोनों साइड के अंदर स्लोप होना चाहिए लगभग 1.5 सेंटीमीटर, बीच में उठा हुआ होना चाहिए और साइडों से उसके अंदर ढलान होना चाहिए, ताकि बीच में अगर कोई सी प्रकार कोई गंदगी है या पानी गिरा हुआ है या आपने साफ किया है तो उसका पानी नितर के नालियों के अंदर जा सके और वो कम समय के अंदर सूखा हो सके। सेम ऐसा कैसा स्लोप जो होगा इसके अंदर रखा जाएगा, जो फीडिंग जहाँ पर स्टैंडिंग जो फ्लोर है जहाँ पर पशु खड़े हो रहे हैं, तो उसमें भी इस सेम ऐसा कैसा ही ढलान रखा जाएगा नालियों की तरफ, ताकि पशु जो भी यूरिन कर रहा है वो सीधा बह करके नाली के अंदर जाए और नाली के अंदर स्लोप रखा जाता है ताकि वो बह करके शेड से बाहर चला जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और ये स्मेल फिर जब हम मिल्किंग वहाँ पे कर रहे होते हैं तो मिल्क के अंदर भी वो स्मेल देखी जाती है या हमें प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम का एक लेआउट है, ये एक समझने के दृष्टि से है, इससे भी हम देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार का फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ द डेयरी बार। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है कि यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और उनकी क्या क्या साइज यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है आपका डोर की हाइट और विड्थ सिंगल रो और डबल रो सिस्टम दोनों के अंदर अलग अलग रखा जाती है। अगर आप सिंगल रो सिस्टम है तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर रखी जाएगी और डबल रो सिस्टम है तो 2.75 मीटर रखी जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1.5 मीटर है और नेक्स्ट में है 2.75 मीटर है, ये होगा डबल रो सिस्टम के अंदर और 1.5 मीटर होगा सिंगल रो सिस्टम के अंदर। और जिसका जो हाइट होगा 2.4 मीटर रखा जाएगा, जो गेट का जो हाइट होगा वो 2.4 मीटर रखा जाएगा और इसकी जो विड्थ होगी वो लगभग 1.5 मीटर रखी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका फीडिंग एले, जो रास्ता जो रखा जाता है बीच में उसकी विड्थ जो होगी वो लगभग होगी 1.04 मीटर। और दूसरा था आपका सेंट्रल पथ, बीच का जो मिडवे है वो जिसको हम लिखा हुआ है टीटी टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम, जिसके अंदर होगा 1.8 मीटर। नेक्स्ट है आपका गटर या नाली, तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ होगी वो 0.6 मीटर होगी और इसकी गहराई जो होगी वो 0.20 मीटर होगी। यहाँ पर देखो नोट डाल रखा है मैंने कि एल साइड जो स्लोप होगा वो 2.5 मीटर ऑन एवरी 3 मीटर लेंथ। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हर 3 मीटर लेंथ पर ये 2.5 सेंटीमीटर का इसके अंदर स्लोप रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मेंजर, जो चारा डालने के लिए जो बनाई जाती है, इसकी जो विड्थ होगी 1.07 मीटर होगी और इसकी जो हाइट होगी 0.8 मीटर होगी। रियर वॉल। नेक्स्ट होगा इसका फ्रंट वॉल, इसके अंदर 23 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम नांद बना रहे हैं उसकी जो एक जो वॉल होगी वो ज़्यादा हाइट की होगी और जो एक होगी उसकी कम हाइट की होगी, क्योंकि इस साइड में अगर आपका पशु है तो पशु इस साइड में क्या करते हैं, ज़्यादातर चारे को गिरा देते हैं, तो उस साइड में चारा वेस्ट ना हो, जो भी फोडर उसको दिया जा रहा है, जो भी फीड दिया जा रहा है वो बाहर की तरफ ना गिरे। तो उसके लिए यहाँ पर जो दीवार है उसको क्या करते हैं हम लगभग आधा फीट उसको ज़्यादा हाइट दे दिया, 6 इंच जिसे हम कह सकते हैं उसकी हाइट ज़्यादा रख देते हैं। इसकी दीवारें वॉल्स की जो विड्थ होगी 0.3 मीटर और हाइट होगी 1.5 मीटर। यहाँ हम सीधा सा फीट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 फीट तो उसकी चौड़ाई होगी और लगभग जो हाइट होगी 4 से 5 फीट की। जैसे आपका जो शेड बना हुआ है, मान लीजिए आपका शेड यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर 2 पोल बने हुए हैं, बीच में यहाँ पर जो दीवार होगी वो यहाँ तक रखी जाएगी। इसके बाद में जो यहाँ पर छत होगी तो ये जो बीच वाला जो एरिया होगा वो हमें ओपन रखा होगा ताकि वहाँ पर शेड के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। गर्मी के दिन है, लू ज़्यादा चल रही है या गर्म हवाएं चल रही है तो आप यहाँ पर जो नेट जो आती है शेड नेट उसको आप लगा सकते हैं ताकि हवा की जो गति है
वो कम हो जाएं और पशुओं को लू न लगे या गर्म हवा से उसका बचाव हो सकता है। रूफ जो छत है, छत हाइट फ्रॉम गटर लेवल ग्राउंड लेवल इन सेंट्रल, मतलब आपका जो शेड है सेंट्रल से बीच में जो इसकी जो हाइट होगी वो लगभग 4.6 मीटर 6 मीटर रखा जाएगा। और आउटसाइड बाहर की तरफ से ये जो दीवार होगी, यहाँ से इसकी जो हाइट होगी वो लगभग रखी जाएगी 2.42 मीटर। मतलब जो बीच के अंदर जो होगा, मतलब जो सेंट्रल से जो हाइट अगर हम देखते हैं तो लगभग 4.6 मीटर होना चाहिए, और जो आउटसाइड से हैं वो लगभग 2.42 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट देगा इसका फॉल, बाहर की तरफ जो ये यहाँ पर ये दीवार आपका जो पिलर है खत्म होता है, और ये बाहर की तरफ जो जा रही है कॉलर इसकी छत की या रूफ की, वो लगभग 0.75 मीटर 0.75 मीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं, उसका जो डायमेंशंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको हम ध्यान में रखते हुए अगर हम डेयरी फार्म बनाते हैं तो एक अच्छा डेयरी फार्म या एक अच्छे शेड के वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं, ताकि वो हमारे लिए सस्ता हो सके और पशुओं के लिए एक बेटर हाउसिंग सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट है अदर हाउसेज फॉर एनिमल्स। अब यहाँ पर तो हमने शेड तक की बात की है कि शेड हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, कितने शेड होना चाहिए, वो सब हमने देख लिया है, और किस किस टाइप के शेड होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक डेयरी जो बिल्डिंग या डेयरी फार्म में डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर शेड के अलावा अदर बिल्डिंग्स भी जो नेसेसरी हैं एनिमल्स के लिए, वो भी वहाँ पर रखी जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में आप बात कर सकते हैं कि बुल शेड, ब्रीडिंग बुल। ब्रीडिंग बुल यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, यहाँ पर इसके लिए एक हाउस भी यहाँ पे बना हुआ है, और ये हाउस का जो एरिया है लगभग एक ब्रीडिंग बुल के लिए 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए, प्लस ओपन एरिया। एक जो ब्रीडिंग बुल हैं उसके लिए जो छायादार जो स्थान है, जो आपने हाउस उसके लिए तैयार किया गया है, उसका लगभग 150 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए, और उसके अलावा ओपन स्पेस होना चाहिए। जहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, यहाँ पर तो ये पर बना हुआ है इसके लिए हाउस, जो छायादार स्थान है, या हम कह सकते हैं शेड, और इसके जो बाहर जो स्थान है वो इसके लिए घूमने के लिए स्थान बना हुआ है, ताकि एक्सरसाइज वहाँ पर कर सकें। ये एक ब्रीडिंग बुल के लिए आवश्यक है, ताकि उससे एक हम अच्छा सीमन वहाँ से प्राप्त कर सके, उसकी जो एक क्वालिटी है वो बराबर मेंटेन बनी रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेस फॉर एक्सरसाइज इन रन आउट, बाहर स्पेस एक्सरसाइज के लिए उसमें स्पेस होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है कि प्रोविजन ऑफ एनफ लाइट एंड वेंटिलेशन, वहाँ पर पशु के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी होना चाहिए, या सनलाइट भी उसके अंदर प्रवेश होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फीड एंड वाटर, वहाँ पर उसके लिए प्रॉपर फीड का अरेंजमेंट भी होना चाहिए और वाटर का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि फीड के लिए इसका जो इस प्रकार से हाउस तैयार किया जाता है कि इसका जो फीडिंग है अंदर न जा करके बाहर से ही फीडिंग मैनेजमेंट किया जा सके। पानी के लिए इसका एक कॉर्नर जो होता है, जो ओपन एरिया होता है, उसके एक कॉर्नर के अंदर पानी का टैंक रखा जाता है, ताकि उसको बाहर से ही पानी की सप्लाई दी जा सके। दूसरा है नेक्स्ट है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम इंक्लीमेंट वेदर, ताकि ऐसे विपरीत मौसम के अंदर भी उसकी सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट है काफ एंड यंग स्टॉक, काफ एंड और यंग स्टॉक जो भी बछड़े हैं और जितने भी यंग स्टॉक्स हैं उनके लिए भी एक अलग से शेड हम तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए, नीचे अच्छी बिछावन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, बाहर से इसका अच्छे से प्रोटेक्शन यहाँ पर है, अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही चीज़ इसके अंदर है कि सेपरेट पेन फॉर काव एंड बेफेलो काफ। तो यहाँ पर दे रखा है कि चाहे वो काव के हो और बेफेलो के हो, दोनों ही कैटेगरी के काफ्स के लिए या बछड़ों के लिए अलग अलग शेड होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि प्रोविजन ऑफ एनफ लाइट वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए।
प्रॉपर प्रकाश वहाँ पर मिलना चाहिए, प्रॉपर शुद्ध हवा का आवागमन वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अरेंजमेंट मैक्सिमम 10 काफ ऑन ए ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर या एक समूह के अंदर या एक काफ पेन के अंदर हाईएस्ट 10 बछड़ों को हमें रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ सेपरेट पेन फॉर मेल एंड फीमेल एनिमल्स या फीमेल काफ, जैसे ही इनकी जो एज है यदि 6 मंथ हो जाती हैं तो 6 महीने के बाद में इनको मेल और फीमेल को दोनों को ही अलग अलग काफ में रखना चाहिए। वाटर टफ इन फ्रंट कॉर्नर ऑफ पेन, जो भी इसके लिए जो शेड बना रखा है उसके फ्रंट पर बाहर की तरफ पानी का एक टैंक रख देना चाहिए, ताकि जब भी इनको पानी की आवश्यकता हो वहाँ से पानी पी सकते हैं, पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट है काविंग पेंस या लेबर रूम, यह कि हॉस्पिटल के पास में बनाया जाने वाला एक शेड होता है, जिसमें कि जब भी पशु मादा पशु बछड़े को जन्म दे रही होती हैं तो उस सिचुएशन में उन पशुओं को उसी लेबर रूम के अंदर रखा जाता है या काविंग पेन के अंदर रखा जाता है। काविंग से मतलब है कि जो प्रोसेस होती है, पार्चुरेशन जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं काविंग, और उसको जिस स्थान पे रखा जाता है उसको कहते हैं लेबर रूम या काविंग पेन्स। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर सनलाइट यहाँ पर होना चाहिए, प्रॉपर हवा का वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छी फीडिंग फैसिलिटी होना चाहिए और साथ ही साथ में बिछावन भी बहुत अच्छी होना चाहिए, ताकि पशु को या बछड़ा जब भी पैदा हो रहा है या बाहर आ रहा है और वो गिरता है तो उसको चोट नहीं लगना चाहिए और वहाँ पर ज़्यादा गंदगी ना हो। जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके बाद में उसकी जो लीटर है वो चेंज की जा सके, उसका जो बिछावन है वो तुरंत प्रभाव से चेंज की जानी चाहिए, कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है बेडिंग मटेरियल ऑन फ्लोर, लगभग 12 सेंटीमीटर मोटा उसका बेडिंग मटेरियल भी होना चाहिए। आइसोलेशन रूम, आइसोलेशन रूम इसको हिंदी में अलगाव कहा जाता है और ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे भी कोई भी एनिमल्स को हम बाहर से ला रहे हैं, यदि जहाँ से हम खरीद के लाएं उसके अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस है तो वहाँ से जैसे हम पशु लाते हैं तो पशु को ला करके तुरंत ही हम अपने पशु समूह के अंदर, अपने पशु हर्ड के अंदर उसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, कोई डिजीज उसके अंदर हो सकती है। तो उसको जैसे हम लेके आएंगे तो उसको लगभग कुछ समय के लिए, वैसे तो 30 डे एनिमल के अंदर होता है, उसको आइसोलेशन रूम के अंदर रखा जाता है और यहाँ पर रखने के बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है, उसमें किसी प्रकार को डिजीज है या नहीं है। यदि आप उससे संतुष्ट हैं, इसके अंदर क्या कोई डिजीज नहीं है, उसके बाद में उसको अपने एनिमल समूह के अंदर उसको मिलाया जाता है या रखा जाता है। नेक्स्ट होता है कि यदि आपके डेयरी फार्म पर किसी पशु को कोई बीमारी हो गई है, किसी प्रकार कोई डिजीज है, तो उसको यहाँ पर ला करके रखा जाता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। इसको रखने का मतलब ये है कि अन्य जो स्वस्थ हमारे पशु हैं वो उस रोग से ग्रसित न हो सके। ओके, इसी साथ में जो आपका लेक्चर है आज का वो फिनिश करते हैं।